हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडी एकेडमी। और हम फिर से मिल रहे हैं अपने इस चैनल पे और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू। फ्रेंड्स, अभी तक की जो हमने क्लास में जो हमारा प्रीवियस चैप्टर जो लेक्चर था वो लेक्चर हमारा बेस था किंगडम मोनेरा पे। हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में चल रहे थे और उस चैप्टर का पहला टॉपिक हमारा किंगडम मोनेरा फिनिश हुआ था। किंगडम मोनेरा में वो ऑर्गेनिज्म रखे गए थे जो प्रोकैरियोट्स थे और यूनिसेलुलर थे। क्लियर? हमने उसमें आर्केई बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, फिर आर्केई बैक्टीरिया के पार्ट हैलोफिल्स, थर्मोसिडोफिल्स, मेथनोजेंस बैक्टीरिया के बारे में जाना। इधर जब हम यूकैरियोट्स पे पहुंचे थे तो यूकैरियोट्स पे हमने नॉर्मल जो बैक्टीरिया हैं उन बैक्टीरिया को पढ़ना चालू किया और हमने उसकी आपको एनाटॉमी भी बताई। एनाटॉमी पढ़ने के बाद हमने बैक्टीरिया के टाइप्स बताए ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बिहाफ पे ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया हमने। जब बैक्टीरिया फिनिश किया तो हम पहुंचे हमारे साइनोबैक्टीरिया के पास जहां पर ब्लू ग्रीन एल्गी मौजूद हुआ करती थी। साइनोबैक्टीरिया से निकलने के बाद हम पहुंचे थे माइकोप्लाज्मा जो स्मॉलेस्ट नोन सेल थी जिसका अनदर नेम पीपीएल हुआ करता था। यानी एक हमने जगत को जाना, एक हमने किंगडम जाना जो किंगडम मोनेरा था। तो सिंपल सिटी से बात ये निकलती है बाहर कि जब कहीं पर भी आप किसी बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, आप माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं, आप किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को देखते हैं जो यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको उठा के रखना है इसको किंगडम मोनेरा में। फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो किंगडम प्रोटिस्टा पे बेस्ड होगा। किंगडम प्रोटिस्टा थोड़ा सा बड़ा है, कुछ इंपॉर्टेंट ज्यादा पॉइंट्स हैं, सो इसके लेक्चर एक दो बढ़ सकते हैं। क्लियर? तो हम चालू करते हैं आज का अपना टॉपिक किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा, देखिए सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक देख लें अगर हम, तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इट इंक्लूड्स सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। वहां पर किंगडम मोनेरा में सिंगल सेल तो हुआ करता था, बस इस यूकैरियोट्स के प्लेस पे प्रोकैरियोट्स था। जब हम सिंगल सेल यूकैरियोट्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यूकैरियोट्स की सबसे खास बात की वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे। मींस यहां पर हमें माइटोकॉन्ड्रिया मिल सकता है, राइबोसोम, बहुत सारे जो भी सेल ऑर्गेनल्स एक सेल में पाए जाते हैं वो सारे सेल ऑर्गेनल्स हमसे मुलाकात करेंगे इस किंगडम प्रोटिस्टा में। तो किंगडम प्रोटिस्टा में हमारा पहला है कि इट इंक्लूड्स सिंगल सेल यूकैरियोट्स। सेकंड पॉइंट हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो बनेगा वो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये मैंने पहले बताया था कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में ये डिफरेंस होता है। एंड द थर्ड वन इज द सम हैव फ्लैजेला और सीलिया। ये इनके जो मोटाइल करने के लिए ये एक तरीके के इनके स्ट्रक्चर्स हैं जिसे हम फ्लैजेला और सीलिया के नाम से जानते हैं। लेकिन फ्लैजेला मैंने दिखाया भी है यहाँ पर, सीलिया इसमें पाया जा रहा है पैरामीशियम में। तो दिमाग पे एक चीज रखें कि जब हम कभी भी किसी भी जगह किसी ऐसी सेल के बारे में पढ़ने जा रहे होंगे जिस सेल में हमारा वेल डेवलप्ड, वेल मेंटेन्ड न्यूक्लियस होगा, मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, वो जिसमें सेल ऑर्गेनल्स मौजूद होंगे, वो यूनिसेलुलर हुआ फ्रेंड्स, तो आप उसको कहेंगे कि सर ये किंगडम प्रोटिस्टा का पॉइंट है। किंगडम प्रोटिस्टा एसेक्सुअली, सेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन भी करते हैं। चलिए किंगडम प्रोटिस्टा में आगे बढ़ते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा की अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, प्रोटिस्टा का, तो प्रोटिस्टा क्लासिफिकेशन की खास बात की ये 5 नेम्स हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगते हैं। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनाइट्स, स्लाइम माउट्स, प्रोटोजोन्स। जहां पर ये प्रोटोजोन वाला बड़ा पार्ट इंपॉर्टेंट है। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनोसाइट, स्लाइम माउट्स, प्रोटोजोन। देखिए ये नाम के जरा मैं एक फंडा तैयार करने जा रहा हूं जिससे आपको ये पांचों सीक्वेंस याद हो और बेसिकली ये इसी सीक्वेंस में डेवलप भी करते हैं। इसी सीक्वेंस में कि पहले क्राइसोफाइट जैसे ऑर्गेनिज्म रहे होंगे, फिर डाइनोफ्लैजेलेट बने होंगे, फिर यूग्लिनाइट्स बने होंगे, देन स्लाइम माउट्स आए होंगे और फिर प्रोटोजोन बने। एक स्टेप वाइज कहानी चल रही है। तो चलिए इन पांचों को लर्न करने के लिए एक अच्छा सा फंडा बना लेते हैं। फंडे की बात करें तो आप ऐसे राइट कर लें, ये हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन है।
क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा की बात करें तो हमने प्रोटिस्टा को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। 5 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, लेकिन मैं उसके नाम में रहने पहले मैं अपना एक फंडा देगा। मान लीजिए हम किसी रेस्टोरेंट में गए और उस रेस्टोरेंट में हमने कोई एक बढ़िया सा मेन कोर्स ऑर्डर किया और उस मेन कोर्स में करी थी, करी नहीं गए, आपने बोला करी दी, करी दी, करी थोड़ी सी कड़वी थी, बहुत तीखी थी, करी दी पर सड़ गया मुंह, सड़ गया करी दी यूं, बीच में यूं कर दीजिए, करी दी यूं सड़ गया मुंह। ये फंडा मैं बताने जा रहा हूं आपको फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा का, कि प्रोटिस्टा को भी जो बांटा गया है वो 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे किंगडम को, एक ऑर्गेनिज्म के किंगडम को 5 किंगडम में बांटा गया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। मोनेरा हमारा हो चुका। अब प्रोटिस्टा के पार्ट है कि प्रोटिस्टा में भी बहुत सारी हमें कैटेगरीज मिली, जिससे कारण हमें प्रोटिस्टा का ग्रुप बनाना पड़ गया। तो करी दी यूं पर सड़ गया मुंह, तो इसका फंडा देख कैसे बनाने हैं। करी दी यूं, यहां पर आप क्राइसोफाइट हो गया, क्राइसोफाइट्स, करी दी यूं यानी कि क्राइसोफाइट्स। दी लगता है डायनोफ्लैजिलेट, डायनोफ्लैजिलेट। यू, यू अगर बोले तो ई यू हम यू लिखते हैं, इवन के यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड्स। पर को मैं लिख देता हूं यहां पर, साइड कर देता हूं। पर मींस प्रोटोजोन, प्रोटोजोन। सड़ गया मुंह, सड़ गया तो एस लगा लिए, सड़ गया, सड़ गया स्लाइम, मुंह माउल्स। करी दी यूं सड़ गया मुंह, याद रखिएगा फंडा ये, करी दी यूं, ऐसी करी दे दी इन्होंने, ऐसी ग्रेवी दे दी कि मुंह सड़ गया। तो जो करी से बना क्राइसोफाइट्स, आपके करी से बन गया क्राइसोफाइट, दी से बन गया डायनोफ्लैजिलेट। यू बिलोंग कर रहा है यूग्लिनोइड से, पर आ गया प्रोटोजोन के लिए, और सड़ गया मुंह स्लाइम माउथ। मस्त फंडा है ना। तो करी दी यूं सड़ गया मुंह, अब कोई टेंशन नहीं है भाई। अब हम प्रोटिस्टा को आसानी से 5 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। हमें कोई ये नाम, ये तो 5 टाइम आप नाम राइट करिए, लेकिन आपको नाम का सीक्वेंस बस एक चीज यहां पर करनी है। फंडा बनाने के लिए मैंने पर को पहले कर दिया, आपको पर को लास्ट में रखना है, यानी स्लाइम माउथ के नीचे रखना है। तो पहला आपका बन गया करी दी, दूसरा यू, तीसरा, चौथा सड़ गया मुंह, और 5वां हो जाएगा हमारा प्रोटोजोन। तो ये फंडा काम आ जाएगा आपके अच्छे से। फंडा ज्यादा किसी को बताइएगा नहीं, केवल वीडियो अपने पास रखिएगा, अपना फंडा याद रखिएगा, दूसरे बच्चों को कंप्लीट करने में मजा आएगा। तो किंगडम प्रोटिस्टा को बांट दिया क्राइसोफाइट्स, डी डायनोफ्लैजिलेट्स, यू यूग्लिनाइड्स, पर प्रोटोजोन, एंड सड़ गया मुंह स्लाइम माउस। अब आपको चीजें समझ में आएंगी, तो सीक्वेंस याद रखिएगा। चलिए इस चीज को खत्म करने के बाद हम आगे चलते हैं अपने, फिर से उसी पार्ट पे आ गए, क्लासिफिकेशन पे आ गए। देखिए पांचों चीजें बड़ी क्लियर है। करी दी यू, पर हमने पहले कर दिया था वहां पे, पर सड़ गया मुंह। ये एक फंडा बन गया हमारा क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम माउस, प्रोटोजोन। आगे अब देखिए, अब हम सीक्वेंस क्या चल रहा है। अभी तो 5 पार्ट में डिवाइड किया, अब हमें सबसे पहले इसको कवर करना है। आखिर क्राइसोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक है क्या, क्राइसोफाइट्स के क्या एग्जाम्पल हैं, हर एक चीज को बारी बारी से लेके चलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं क्राइसोफाइट्स के पास। चलिए आ गए हम अपने क्राइसोफाइट के पास। यहाँ पर मस्त पहले डायग्राम्स लगाए हुए हैं। बेशक ये सब चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पर आपको डायग्राम देखे बिना चीजों को इमेजिन करना इम्पॉसिबल हो जाता है, बिकॉज ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम नेकेड आई से भी देख नहीं सकते।
ठीक है, तो इसलिए मैंने डायग्राम लगाया। देखिए सबसे पहला क्राइसोफाइट्स के बारे में क्या है, फाउंड इन फ्रेश वाटर। सब एनसीईआरटी की लाइंस मैंने उठा करके रखी हुई है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए आपके फर्दर इंपॉर्टेंट रहे। तो फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मरीन एनवायरनमेंट्स, ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं। फ्रेश वाटर को ये मत समझ लीजिएगा पीने वाला पानी, फ्रेश वाटर का मतलब जो पानी सॉल्टी ना, खारा ना, उससे यहाँ पर हम बायो फ्रेश वाटर कहते हैं। तो बेसिकली पॉन्ड वाटर, रिवर वाटर, ये सब हमारे फ्रेश वाटर होते हैं। तो कह रहे हैं ये क्राइसोफाइट्स जो हैं वो क्राइसोफाइट्स फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे, ये क्राइसोफाइट्स मरीन एनवायरनमेंट भी मिलेंगे। माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट, माइक्रोस्कोपिक होंगे, जाहिर सी बात है ये चीजें हमें दिखाई तो पड़ती नहीं नेकेड ऐसे, तो माइक्रोस्कोपिक तो है। दूसरा पॉइंट कहता है कि पैसिवली इन वाटर करंट्स, पैसिवली मतलब जब कोई खुद ना तैर सके, कोई खुद ना तैर सके, उसको वाटर करंट तैरा रही है, वो पैसिवली मूवमेंट कर रहा है। जैसे अगर आपको स्विमिंग आती है, आप नदी में कूद गए, आप पैसिवली फ्लोट करते हैं, पैसिवली फ्लोट, सॉरी पैसिवली नॉट, एक्टिवली आप फ्लोट कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। लेकिन किसी की डेड बॉडी उठा के फेंक दी, उसको वाटर करंट बहाता है, वो पैसिवली हो गया। तो कह रहा है कि क्राइसोफाइट्स पैसिवली वाटर करंट पे ये तैर रहे हैं, वाटर करंट इधर जाएगा ये उधर चले जाएंगे अपना। इसी को हम प्लैंकटन बोलते हैं। याद रखिएगा जब कभी कोई भी माइक्रोस्कोपिक प्लांट है पैसिवली वाटर करंट में फ्लोट कर रहा है कि जहां पानी की धारा जाएगी वहां ये भी जाएंगे साथ में, तो ऐसे आप ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के टर्म यूज करते हैं प्लैंकटन। थर्ड पॉइंट, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, मैंने बोला ये भी क्योंकि ये प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, तो अधिकतर ये सभी में फोटोसिंथेसिस होता है। जैसे कि हमारे अदर ग्रीन प्लांट्स अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे ही हमारे ये भी फूड का फॉर्मेशन करते हैं। इट इंक्लूड्स डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी, ये एक पॉइंट आया एनसीईआरटी का बढ़िया पॉइंट है। इट इंक्लूड डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी। डाई एटम्स आप देख रहे हैं कितने इनको जेम्स जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, चमकते हैं, रियल में ऐसे दिखते भी हैं। तो जो हमारे डाई एटम्स है, दूसरा देखिए हमारा गोल्डन एल्गी है, गोल्डन कलर अपीयर पड़ रहा है इसलिए गोल्डन एल्गी इसको नाम दिया गया है। तो डाई एटम्स और गोल्डन एल्गी इनमें आते हैं। यानी अभी जो 5 पार्ट में प्रोटिस्टा डिवाइड हो गया था, उसके पहले पार्ट क्राइसोफाइट्स में जब पहुंचे तो हमें पता चला कि यहाँ पर 2 पार्टी इंक्लूड है। एक ऑर्गेनिज्म हमारा है डाई एटम्स एंड दूसरा है गोल्डन एल्गी, और इन दोनों को मिला के नाम दे देते हैं डेस्माइट्स। डाई एटम्स और गोल्डन एल्गी को दोनों को मिला के नाम दिया और वो नाम दे दिया डेस्माइट्स। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा कहां पे कैसे चल रहा है, क्राइसोफाइट के अंदर गोल्डन एल्गी और डाई एटम्स को देखना चाहेंगे। चलिए पहले आते हैं डाई एटम्स के पास। आप देख रहे हैं डाई एटम जो दिख रहा है आपको, इस डाई एटम में एक सेल वॉल ये है और एक सेल वॉल ये है, ये 2 सेल वॉल है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख जाते हैं जैसे कि सोप को रखने वाला, सोप का केस होता है ना, साबुन रखने वाला केस, उस केस के जैसे एक दूसरे के ऊपर ढक जाते हैं। यही पर एक पॉइंट बनने वाला है इसलिए ऐसे बता रहा हूं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारी जो एल्गी है, डाई एटम जो हमारा है, यहाँ पर 2 सेल वॉल डिफरेंट दिखाई पड़ रहे हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे हुए। ये डाई एटम के बारे में खास बात क्या है, इस डाई एटम की जो वॉल है, इस वॉल में सिलिका प्रेजेंट होती है। सिलिका डिपॉजिट होती है इसके सेल वॉल में, बहुत सारे पार्टिकल सिलिका के इसकी सेल वॉल में लगे हुए हैं। सेल वॉल है और इसके सेल वॉल में इम्बेडेड होते हैं ढेर सारे सिलिका के पार्टिकल्स। दे हैव सिलिशियस सेल वॉल, जो मैं बता रहा हूं सेल वॉल में सिलिका के पार्टिकल हैं मौजूद, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिलिशियस सेल वॉल। सॉरी, the cell wall deposit of diatoms over billions of years in their habitat is known as diatomaceous earth. Most important question for your examination, most important question है, नोट करेंगे इस पॉइंट को, आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, what is diatomaceous earth? तो diatomaceous earth क्या है? आप देखते होंगे आज हम जो पेट्रोलियम यूज करते हैं बेसिकली वो पहले के हमारे फॉसिल्स हैं, पहले के मरे हुए एल्गीज हैं जो हमारे, आप देखते होंगे कई बार कई मूवीज में या न्यूज में जो पेट्रोलिंग का जो पंप होते हैं बेसिकली वो समुद्र के बीच से निकालते हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र जब से पहले जब अर्थ पे लाइफ बनी तो उसके लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल जो स्ट्रक्चर था वो ओशियन था, और इस ओशियन में न्यूमरस एल्गी थी, न्यूमरस ऑर्गेनिजम्स थे जो डेथ होने के बाद नीचे बैठते गए, उस पर लेयर चढ़ती गई,
हजारों साल ऐसा चलता रहा, फिर वो फॉसिल्स नीचे क्या बन गया, वही फॉसिल्स आज पेट्रोलियम के फॉर्म में हम यूज करते हैं। तो जब फॉसिल से पेट्रोलियम निकाला जाता है तो वो एकदम मड जैसा दिखाई पड़ता है, कीचड़ जैसा दिखाई पड़ता है। उसको फिल्टर किया जाता है तो वो आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ता है। तो ऐसे ही हमारे जो डाई एटम्स हैं, ये डाई एटम्स में सिलिका का जो डिपोजिशन सेल वॉल में होता है, ये क्या होगा, ये मरेंगे तो नीचे बैठेंगे, मरेंगे तो नीचे बैठेंगे। जब ये मरेंगे, इनके साथ जो सिलिका का डिपोजिशन है वो भी सिलिका भी नीचे जाएगी, और हजारों साल के दबे होने के बाद ये सिलिका वाली जो अर्थ बन गई, क्योंकि वहां पाए जा रहे हैं डाई एटम्स, तो वो जो सिलिका वाली अर्थ बन गई उसी को हमने बोल दिया डाई एटमेसियस अर्थ। डाई एटम का अर्थ था, क्यों, क्योंकि डाई एटम जब मरे तो वो सिलिका को लेके गए, और इस तरीके से सिलिका एक तरीके का हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल बन गया, और इस सिलिका का यूज बहुत जगह किया जा रहा है। आपको दिखाता हूं, डाई एटम्स दिस इज यूज्ड फॉर पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। देखिए ये काफी ग्रिटी होता है, आप देख रहे हैं, जैसे ये देख रहे हैं, ये देखिए डाई एटम्स जिसे बोला जाता है, ये काफी ग्रिटी होता है, ग्रिटी को दरदरा, ग्रिटी होने जैसे हम लोग स्क्रब यूज करते हैं, तो स्क्रब में क्या होता है, मिल्क है थोड़ा सा, और हमारे जो क्या होता है, वॉलनट के जो सीड्स है उसको पीसा गया, वॉलनट को पीसा गया, तो क्या होता है, वो थोड़ा दरदरा होता है, ग्रिटी होता है, और जब ग्रिटीनेस किसी चीज पर रब की जाती है तो वो डेड सेल को रिमूव करता है और एक हेल्दी सेल बाहर आती है। वही हमारा यहाँ पर ये कर रहा है, ये जो आप देख रहे हैं ये एक तरीके का ग्रिटी सब्सटेंस होता है, तो इसको किसी चीज की पॉलिशिंग के लिए यूज किया जाता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में यूज किया जाता है, और सीरप बनाने में यूज किया जाता है। ये इसकी इंपॉर्टेंट है मेरे फ्रेंड्स, याद रखिएगा। डाई एटम्स क्राइसोफाइट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन तैयार होंगे, एक सिलिशियस सेल वॉल पे बेस्ड है, दूसरा डाई एटमियस अर्थ है और उसके इंपॉर्टेंस पे बेस्ड है। डाई एटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस। चीफ प्रोड्यूसर्स क्या है भाई, फोटोसिंथेटिक है, इनके नंबर बहुत पाए जाते हैं, तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो सिंपल सी बात है, जब ज्यादा फोटोसिंथेसिस करें ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं चीजों को, इसलिए चीफ प्रोड्यूसर बोला जाता है फोटोसिंथेसिस का। और ये कहां पर, ओशियन में। देख लीजिए सारे पॉइंट्स को फिर से एक बार ध्यान से। सबसे पहली चीज मैंने बताई कि इनकी जो सेल वॉल होती है सोप केस लाइक होती है, इनकी सेल वॉल में सिलिका का डिपोजिशन होता है, यानी सिलिका का जमाव होता है। जब ये डेथ होते हैं तो ये एक सरफेस पे इकट्ठा होते चले जाते हैं, वो सरफेस पे सिलिका कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, और डाई एटम से कारण ऐसा हो रहा है, इसलिए हम नाम दे देते हैं डाई एटमेसियस अर्थ। पॉलिशिंग में यूज है, फिल्ट्रेशन में, सीरप में, क्लियर। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ओशियन का कौन चीफ प्रोड्यूसर है प्रोडक्टिविटी में। तो चीफ प्रोड्यूसर, देखिए प्रोड्यूसर ऐसा नहीं कि ये कोई कंपनी खोल रहा है कि तुम्हें कुछ दे रहा है कंपनी बनाने। प्रोड्यूसर्स का मतलब ये होता है जो अपना खाना खुद बना रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड खुद बना रहा है, वो प्रोड्यूसर्स है। तो ये कह रहा चीफ प्रोड्यूसर हमारे डाई एटम्स है। तो याद रखिएगा 3 क्वेश्चन चला, सिलिका, डाई एटमेसियस है, चीफ प्रोड्यूसर। ये हमारा क्राइसोफाइट का डाई एटम्स फिनिश हुआ। अब डाई एटम्स बाद क्या पढ़ना मैंने नेक्स्ट में बताया था, गोल्डन एल्गी। चलिए गोल्डन एल्गी चलते हैं। ओहो, गोल्डन एल्गी कहाँ चली गई भाई, गोल्डन एल्गी भी हमारी उसी में इंक्लूडेड हो गई हैं। गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी आ जाएगी तो गोल्डन एल्गी को मैं आपको नेक्स्ट उस पे कर दूंगा। देखिए गोल्डन एल्गी है क्या, गोल्डन एल्गी की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो गोल्डन एल्गी भी एक फोटोसिंथेटिक एल्गी होती है, लेकिन पिगमेंट्स क्लोरोफिल से थोड़ा हटके होते हैं, जिस कारण इसका कलर गोल्डन हो जाता है। गोल्डन एल्गी में एक बात है कि गोल्डन एल्गी लाइट पड़ने पर ये लाइट रिफ्लेक्ट करती है, लाइट रिफ्लेक्ट करती है, ये लाइट रिफ्लेक्ट करती है। जब भी इनमें कोई कई मूवीज में आपने देखा होगा कि समुद्र किनारे चल रहे हैं हीरो हीरोइन, और वो समुद्र के पानी में हल्की सी लाइट जैसे चमकती रहती छोटी छोटी, वो हमारी गोल्डन एल्गीज होती है कि दूसरी भी उसकी स्पीसीज है भी बताऊंगा, लेकिन गोल्डन एल्गी भी वहां मौजूद होती हैं। इनके नंबर डाई एटम्स के कंपैरिजन में कम होते हैं। गोल्डन एल्गीज जो होती हैं, ये एल्गीज फोटोसिंथेटिक करेंगी, फोटोसिंथेसिस करती हैं, लेकिन इनके पिगमेंट दूसरे होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। हमारा सबसे पहला जो पड़ाव था
करी दी, करी मतलब क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स फिनिश हुए। अब दी मतलब डायनोफ्लैजलेट्स। अब आ जाइए डायनोफ्लैजलेट पे। चलिए भाई, डायनोफ्लैजलेट पे हम आ गए। डाई का मतलब टू, फ्लैजलेट का मतलब फ्लैजला। सबसे पहले तो यही इनका मतलब निकल आया। एक कैरेक्टरिस्टिक तो केवल नाम से लर्न कर लेना आप। डायनोफ्लैजलेट है क्या? डायनोफ्लैजलेट्स हमारे किंगडम प्रोटिस्टा के सेकंड मेंबर हैं। क्राइसोफाइट्स के बाद हमारे डायनोफ्लैजलेट्स आ गए। इस डायनोफ्लैजलेट का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसके पास टू फ्लैजला होंगे। चलिए, टू फ्लैजला तो होंगे इनके पास। भाई साहब के पास मैंने इस जगह डायग्राम में दिखाया, दो फ्लैजला है, एक फ्लैजला ये जा रहा है, एक फ्लैजला ये जा रहा है। कह रहे हैं मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक, ये भी मरीन है और फोटोसिंथेटिक, यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। सेकंड पॉइंट पे येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड कलर बेस्ड ऑन द मेन पिगमेंट इन सेल्स। ये डिफरेंट कलर के हो सकते हैं। देखिए कितने प्यारे प्यारे कलर दिख रहे हैं। येलो भी दिखाई पड़ेंगे, ग्रीन भी दिखाई पड़ेंगे, ब्राउन दिखाई पड़ेंगे, ब्लू है, रेड है। अलग अलग पिगमेंट्स हैं, अलग अलग कलर्स हैं। थर्ड, सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स। अब देखिए इनकी सेल वॉल में सिलिका का कहीं पर डिपोजिशन नहीं है, इनमें सेलुलोज की प्लेट्स पाई जाती है। जैसे नॉर्मल प्लांट में सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है, ऐसे यहाँ पर भी सेलुलोज पाया जाएगा। मोस्टली ऑफ देम हैव टू फ्लैजला, जैसा कि मैंने कैरेक्टरिस्टिक से बताया पहले कि मोस्टली इनके पास दो फ्लैजला होंगे। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली। एक अगर लॉन्गिट्यूडनल है फ्लैजला तो दूसरा क्या है, ट्रांसवर्स है। ऐसे फ्लैजला मौजूद होते हैं हमारे डायनोफ्लैजलेट्स में। तो सबसे पहली बात बेटा जो यहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक की बात आनी है, तो यहाँ पर डायनोफ्लैजलेट के दो फ्लैजला याद रखना। एक फ्लैजला जा रहा है लॉन्गिट्यूडनली, दूसरा फ्लैजला जा रहा है ट्रांसवर्सली। ऐसे फ्लैजला के अंदर क्या है, लोकेशन है। ओके, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे निकलता है। एग्जांपल है गोनोलैक्स। गोनोलैक्स एक ऐसी एल्गी है जो एल्गी एक टॉक्सिक सब्सटेंस सेक्रेट करती है। एक कंपटीशन के फॉर्म में ये मरीन तो है ही है, ये एक केमिकल सेक्रेट करती है जिससे मरीन इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचता है। अगर इसकी पिक देखें तो ये देखिए रेड टाइड्स, ये जितना भी आप रेड देख रहे हैं ये रेड टाइड्स, ये रेड हमने नाम दिया रेड टाइड्स, ये इसी की देन है। ये रेड डायनोफ्लैजलेट्स की देन है, जिसको एग्जांपल में दिया है गोनियोलैक्स। गोनियोलैक्स हमारा एक ऐसी डायनोफ्लैजलेट है जो बड़ी खतरनाक डायनोफ्लैजलेट है। ये खतरनाक देखिए जिस जगह पे मौजूद है ओशियन में, उस जगह को हम रेड टाइड्स कहते हैं। पूरा पानी रेड है और ये रेड पानी पीने तो आपका काम तमाम। ये जो रेड टाइड्स का रिस्पॉन्सिबल जो हमारी एल्गी है, जो हमारा डायनोफ्लैजलेट्स है, वो गोनियोलैक्स है। एग्जांपल आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनेगा क्वेश्चन कि रेड टाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या चीज है। तो रेड टाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा गोनियोलैक्स डायनोफ्लैजलेट है, जिसके कारण बहुत सारी फिशेस मारी जाती हैं, बहुत मरीन इकोसिस्टम को नुकसान भी पहुंचता है, लेकिन आप रिमूव कर नहीं सकते, अपने आप बढ़ने वाले बहुत मनमाने हैं। ठीक है, चलिए डायनोफ्लैजलेट्स हमारा दूसरा पार्ट खत्म हुआ। स्लाइम पहला था हमारा क्या, क्राइसोफाइट्स, करी, अब दी डायनोफ्लैजलेट। अब देख करी दी पर था, पर हमें लास्ट पर फॉर प्रोटोजोआ, तो करी दी पर सड़ गया मुंह, यानी अब हमारा थर्ड आना चाहिए स्लाइम माउस। चलिए देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातों पे। करी दी यू, करी दी यू, करी यू से हमारा आ गया यूग्लेनॉइड्स। थर्ड पे आ गए हैं हम पोजीशन पे यूग्लेनॉइड्स पे। ये तो काफी नाम सुना होगा, यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा प्रोटिस्टा था जो सनलाइट की प्रेजेंस में तो एज अ प्लांट बिहेव करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा सेम एज जैसे हमारे प्लांट सेल करते हैं। लेकिन जब सनलाइट नहीं होती है, डार्कनेस में फोटोसिंथेसिस तो करेंगे नहीं, तो ये क्या करता है, हेटेरोट्रॉफिक मोड न्यूट्रिशन का अपनाता है। हेटेरोट्रॉफिक मींस जो अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट हो गया। जब तक सनलाइट थी कोई दिक्कत नहीं, मौज में थे, अपना खाना बना रहे थे। जैसे ही सनलाइट गई वैम्पायर बन गया। जैसे वैम्पायर दूसरों पे डिपेंडेंट रहता है ना, ऐसे यही वैम्पायर बन गया, बहरूपिया है। तो ये जो वैम्पायर बन गया, तो ये वैम्पायर बनने के बाद
ये बदल गया, एक हेट्रोटॉपिक मोड पे चला गया। मींस अब ये अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होगा, दूसरे को हंटिंग करेगा, छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म खाएगा। ये समझ बड़ी बड़ी किसी नहीं खाता बिकॉज ये माइक्रोस्कोपिक है, तो ये छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म खाना चालू कर देता है पानी से। चलिए आइए इनके बारे में समझते हैं। मेनली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट का वाटर का मतलब होता है रुका हुआ पानी, रुका पानी। तो रुके पानी यानी स्टैग्नेंट वाटर में हमारा यूग्लिना जिंदा रहता है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेलिकल। तो सेल वॉल के अलावा इसमें एक प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है। वो प्रोटीन रिच लेयर इसे पानी में सड़ने से बचाती है। ये लेयर है हमारी, इस लेयर को नाम दे रहे हैं पेलिकल। प्रोटीन रिच लेयर जो इसे बचा रही है, ये एक लेयर है प्रोटीन रिच लेयर, ये इसे बचा रहा है, ये वाटर में सड़ नहीं जाती। ये रिच लेयर है प्रोटीन, थोड़ा सा चिपचिपा होगा, ग्लू जैसा होगा। तो मेनली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। स्टैग्नेंट वाटर पाए जा रहे हैं, रुके पानी पाए जाएंगे। अगर आप कोशिश करें, अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है या आपके स्कूल में माइक्रोस्कोप होगा, तो आप कुछ ऐसे तालाब के पास जाइए, थोड़ा सा ग्रीनिश दिखाई पड़े, ऐसे पॉन्ड के पास जाइए जो यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन दिखाई पड़े। इस पॉन्ड में जाइए, इस पॉन्ड का वाटर ले लीजिए 1 ड्रॉप, ड्रॉपर से इसका जो है वाटर ले लीजिए 1 ड्रॉप, 1 ड्रॉप इसका लीजिए और ले जा करके माइक्रोस्कोप के नीचे, आप स्लाइड होती है ग्लास स्लाइड, उस ग्लास स्लाइड से हल्की सी ड्रॉप डालिए और माइक्रोस्कोप पे लगा के देखिए। अगर आप सौभाग्यशाली होते हैं तो उस ड्रॉप में यूग्लिना मौजूद होता है। आप उस यूग्लिना को भागते हुए महसूस कर सकते हैं, ऐसा दिखाई पड़ेगा, ऐसा ग्रीन कलर का, और ये मूव करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आप जब मूव करता हुआ दिखाई पड़े, समझ जाइए वो क्या है, यूग्लिना है। तो यूग्लिना जो हमारा है, इसके पास भी 2 फ्लैजेला मौजूद है। उसके डायनोफ्लैजेलेट्स में भी 2 थे, 2 यहाँ पर भी है, लेकिन वहां पर एक लॉन्गिट्यूडनली था तो एक ट्रांसवर्सली था। यहाँ पे फ्लैजेला क्या होता है, यहाँ पे एक फ्लैजेला बड़ा होगा, देखिए ये फ्लैजेला बड़ा है, ये फ्लैजेला बड़ा है, दूसरा फ्लैजेला बहुत छोटा है। यहाँ पे लिखा है एक जगह शॉर्ट फ्लैजेलम, बहुत छोटा सा फ्लैजेला होता है इसे। एक लॉन्ग फ्लैजेला होगा, दूसरा शॉर्ट फ्लैजेला होता है, ये एक डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस भी है, पेलिकल की देखिए आउटर लेयर पाई जा रही है, क्लोरोप्लास्ट अंदर है, फोटोसिंथेसिस करेगा इससे, और जब लाइट चली जाएगी तो फिर ये अपना रूप बदल देगा और बन जाएगा हमलावर। तो इस तरीके से हमारे किंगडम प्रोटिस्टा यानी यूग्लिनाइड्स तीसरे नंबर पे उन्होंने जो पार्ट लिया था, इनका भी काम हुआ खत्म। अब किसकी बारी आनी चाहिए, करीदियू। करीदियू पर तो पीछे पड़ना है वो। सड़ गया मुंह, सड़ गया मुंह मतलब स्लाइम माउट्स, स्लाइम माउट्स के पास चलते हैं। चलिए भाई स्लाइम माउट्स आ जाइए। यूग्लिनाइड्स के पहले थोड़ा सा और कुछ पॉइंट दिया जा रहा है जो मैंने आपको बता दिया है। फोटोसिंथेटिक होते हैं, हेट्रोटॉपिक मोड अपनाते हैं, जानकारी कोई और ज्यादा नहीं। हेट्रोटॉपिक मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एग्जांपल में यूग्लिना है, ये आपको पानी में देख रहे हैं, ढेर सारे यूग्लिना फ्लोट करते हुए, ठीक है मैम। चेक करिए इस पे जाइए, यूग्लिना पे, ठीक है। यूग्लिना माना जाता है कि ये एक तरीके का, जो थोड़ा सा मैं अलग क्वेश्चन बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में अभी इस पॉइंट का जिक्र नहीं है। अलग पॉइंट यूग्लिना में ये है कि यूग्लिना को कनेक्टिंग लिंक बोला गया है। कनेक्टिंग लिंक इन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ये क्या चीज है, अर्थ पे जो भी ऑर्गेनिज्म बने, ये ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डेवलप किए गए हैं। कोई चीज धरती पे डायरेक्टली आके नहीं गिर गई। अगर धरती पे सबसे पहले वायरस बने तो उसके लिए जिम्मेदार हमारे ऑर्गेनिक केमिकल्स थे, प्रोटीन अमीनो एसिड्स। प्रोटीन अमीनो एसिड्स बने तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एटमॉस्फेयर में मौजूद एटम्स थे। बैक्टीरिया वायरस से धीरे धीरे हमारे छोटे मोटे प्लांट्स जो बने, उनमें यूग्लिना जैसा प्लांट रहा होगा पहले। क्योंकि यूग्लिना की आप एक क्वालिटी देख रहे हैं, और वो यूग्लिना की क्वालिटी ये है कि यूग्लिना फोटोसिंथेटिक करता है जब सनलाइट मौजूद होती है। मींस कभी ये प्लांट रहा होगा, शायद इसके पास तब ना रही हो कोई ऐसी पावर जिससे ये हेटेरोट्रॉपिक मोड अपनाए, सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेटिक है। लेकिन कुछ यूग्लिना ने चेंजेस किए होंगे। ये चेंजेस क्यों होते हैं? ये चेंजेस है इवोल्यूशन। हम चेंजेस करते हैं,
कभी फ़ोन छोटे आते थे, आज फ़ोन मल्टीमीडिया वाले एक से एक बेहतरीन फ़ोन आ रहे हैं। क्या है ये आपकी कोशिशों के कारण, आपकी ज़रूरतों के कारण चीज़ें बदलती हैं। शायद उस समय के प्लांट्स में कुछ चेंजेस किए हो, किसी एक प्लांट ने दम लगाई हो, थोड़े से बदलाव किए हो कि अगर सनलाइट नहीं है तो वो छोटे छोटे माइक्रोब्स को खा करके अपना नाइट का टाइम काट लेगा। शायद उनमें से एक प्लांट जिसने ये हिम्मत बनाई हो कि नहीं, हम सनलाइट में भी काम करेंगे और सनसेट में भी काम करेंगे, शायद तब यूग्लिना बना हो, शायद सब यूग्लिना ने जन्म लिया होगा। और ये यूग्लिना जब इसने प्लांट से एनिमल की तरह बिहेव करना चालू किया तो लोगों को यह मानना हुआ कि जो भी एनिमल बना है शायद वो यूग्लिना का ट्रांसफर वाला पोजीशन होगा, यानी कोई भी एनिमल अगर बना है तो एनिमल यूग्लिना के चेंजेस से कारण बना होगा, क्योंकि यूग्लिना ही वो पहला ऑर्गेनिज्म था जिसने प्लांट के होते हुए भी एनिमल्स की जैसे बिहेव करना चालू किया। इसीलिए हमारे इस यूग्लिना को बोला गया है कनेक्टिंग लिंक। ये कनेक्ट करता है किसको? प्लांट को एंड एनिमल। किसको कनेक्ट कर रहा है? प्लांट को और एनिमल को। क्यों कनेक्ट कर रहा है? क्योंकि मैंने बताया ये है प्लांट, लेकिन प्लांट क्यों था? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन इसने सनसेट में एनिमल जैसा बिहेव यानी हेटेरोट्रॉपिक मोड अपनाया, क्योंकि हेटेरोट्रॉपिक मोड प्लांट्स नहीं अपनाते। प्लांट्स इसलिए रखे गए हैं कि वो ऑलोट्रॉप्स होते हैं। इसने शायद अपना चेंज किया रुख और इसने हेटेरोट्रॉपिक मोड अपना लिया, इसीलिए ये बन गया कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा इनमें से। तो यूग्लिनाइट्स हमारा जो थर्ड पोजीशन ले रहा था, उस थर्ड पोजीशन में हमें एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना पड़ा, वो यूग्लिना। यूग्लिना में खास पॉइंट क्या था? पहली बात एक ही पॉइंट मिलता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो यही है कि यूग्लिना सनलाइट में ऑलोट्रॉपिक हो जाता है और सनसेट में यानी अंधेरे में वो हेटेरोट्रॉपिक मोड अपनाता है, इसीलिए इसको प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। फ्रेंड्स, आज हमने ओवरऑल जो डिस्कस किया आज के लेक्चर में, वो हमारा डिस्कशन बेस्ड था किंगडम प्रोटिस्टा में। और किंगडम प्रोटिस्टा में जब हम पहुंचे तो हमने आपको क्लासिफिकेशन बताया। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो नेक्स्ट वीडियो हमारे प्रोटिस्टा का लेक्चर 2 होगा। उस प्रोटिस्टा के लेक्चर 2 में आपको पता है 3 तो हमने पढ़ डाले, क्राइसोफाइट्स, करीदी, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनाइट्स। अब हमारी बारी आएगी यूग्लिनाइट्स के बाद स्लाइम माउट्स की एंड प्रोटोजोन्स की। जहां हम ये 2 टॉपिक फिनिश करेंगे हमारा प्रोटिस्टा का भी काम तमाम हो जाएगा। बस याद रखें, प्रीवियस वीडियोस को जरूर देख करके जो न्यू स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं वो प्रीवियस वीडियो को देखें, तब आए इस पे। बाकी मैं इस वीडियो में हर एक लेक्चर में रिवाइज करा ही देता हूँ, वर्बली रिवाइज करा देता हूँ। बाकी प्रीवियस वीडियो को देखते रहें और नए लोग जो भी जुड़ रहे हैं, नए लोगों को जोड़ते रहें। हमारे चैनल को आरटी एकेडमी को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और फॉलो करते रहें। आई होप आप लोग के समझ में अच्छे से आ रहा होगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।